मित्रों नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। पिछली वीडियो में मैंने राजनीति विज्ञान के बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने सरकार के अंगों के बारे में बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं, शासन के 3 अंग हैं। पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। और इससे पूर्व व्यवस्थापिका के कार्यों के बारे में चर्चा की थी। व्यवस्थापिका के 2 कार्य बताए मैंने, एक संवैधानिक कार्य है और दूसरा अनौपचारिक कार्य है। संवैधानिक कार्यों को मैंने औपचारिक कार्यों के श्रेणी में रखा और औपचारिक कार्य वो कार्य होते हैं जो कि व्यवस्थापिका को करने ही है, जो कि उसके मूलभूत कार्य हैं। जैसा कि मैंने बताया, कानून का निर्माण करना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्त पर नियंत्रण करना, न्याय का कार्य करना, निर्वाचन संबंधी कार्य करना, संविधान संशोधन संबंधी कार्य करना। और इन कार्यों पर विस्तार से मैंने समझाया था और कहा था कि अगली वीडियो में ये जो व्यवस्थापिका के संवैधानिक और औपचारिक कार्य हैं, इसके साथ साथ व्यवस्थापिका के जो अनौपचारिक कार्य हैं उनके बारे में मैं समझाऊंगा। और आज की इस वीडियो में राजनीतिक अनौपचारिक कार्यों के साथ साथ जो व्यवस्थापिका का जो संगठन है उसके बारे में मैं समझाऊंगा आपको। तो चलते हैं मित्रों। व्यवस्थापिका के जो राजनीतिक और अनौपचारिक कार्य हैं जो इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं, उसमें सर्वप्रथम है प्रतिनिधित्व का कार्य। अर्थात ये जो संस्था है, व्यवस्थापिका जो संस्था है, वे मुख्य रूप से प्रतिनिधित्व करती है। निर्वाचित व्यवस्थाएं जनता के विभिन्न समूहों एवं वर्गों के हितों का अभिव्यक्ति प्रदान करती है ताकि वो किसी भी बात को व्यवस्थापिका के समक्ष रख सके, अभिव्यक्त कर सके। इसके अलावा व्यवस्थापिका का जो दूसरा अनौपचारिक कार्य है, राजनीतिक कार्य है, वो है विचार विमर्श संबंधी कार्य। अर्थात व्यवस्थापिका विविध समूहों का प्रतिनिधित्व करने के कारण खुली बहस के माध्यम से विचार विमर्श का मंच प्रदान करती है, एक स्थान प्रदान करती है ताकि आपस में चर्चा की जा सके, अच्छी चर्चा की जा सके, स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जा सके। मित्रों, इसके अलावा व्यवस्थापिका का जो अनौपचारिक कार्य है वह है हित स्वरूपीकरण एवं समूहीकरण। तात्पर्य, जो हित हैं, जो जनता के हित हैं, जो समुदायों के हित हैं, उनका स्वरूपीकरण किया जाए, उनका निर्माण किया जाए और उनका समूहीकरण किया जाए कि कौन से हित कहाँ आने चाहिए, किन हितों को एक साथ रखा जाए, किन हितों को एक साथ रखा जाए, कौन से हित ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से हित ज़्यादा राज्य के लिए जरूरी है, किन हितों को जरूरी रूप से पूरा करना है, किन हितों को पहले ही पूरा करना है। इन सभी कार्यों को करने का कार्य मित्रों, विद्यार्थियों, व्यवस्थापिका के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा चौथा जिसका जो कार्य है, अनौपचारिक कार्य है, वो है राजनीतिक समाजीकरण एवं प्रशिक्षण। मित्रों, व्यवस्थापिका जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करते हुए उनका राजनीतिक समाजीकरण करती है। व्यवस्थापिका में होने वाले वाद विवाद संचार के माध्यम से जनता को पहुंचाती है। जनता उन मुद्दों पर गहन समझ विकसित करती है। तात्पर्य यह है कि किसी भी मुद्दे को
वहां पर जब विचार विमर्श के लिए रखा जाता है, कोई भी हित को जब विचार विमर्श के लिए रखा जाता है तो उसका सोशलाइजेशन निश्चित रूप से होता है। जब उसका सोशलाइजेशन होता है तो जनता लाइव के माध्यम से व्यवस्थापिका के कार्यों को देखती है, समझती है और प्रशिक्षण लेती है। इस प्रकार से यह इंस्टीट्यूट एज ए जनता के लिए ट्रेनिंग का माध्यम बन जाता है। मित्रों, जब ये राजनीतिक समाजीकरण और प्रशिक्षण का कार्य करती है तो व्यवस्थापिका एक स्वस्थ जनमत का निर्माण करती है। इसके अलावा विद्यार्थियों औचित्य स्थापन का कार्य है। औचित्य स्थापन से हमारा तात्पर्य सरकारी आदेशों की पुष्टि से है, अर्थात व्यवस्थापिका उन्हें किन्हें जो जितने भी गवर्नमेंट के आदेश हैं उनको औचित्यता प्रदान करती है, उनको वैधता प्रदान करती है और जनप्रतिनिधि होने के कारण वह औचित्य स्थापक हो जाती है। अब मित्रों, आज की इस वीडियो में राजनीतिक औपचारिक अनौपचारिक चर्चा करने के बाद, समझने के बाद हम व्यवस्थापिका के संगठन के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि नाम से विदित है कि व्यवस्थापिका का जो संगठन है, जो इसका ढांचा है, वो दो रूपों में दिखाई देता है। एक सदन के रूप में और दूसरा दो सदन के रूप में। एक सदनात्मक व्यवस्थापिका, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। मित्रों, प्रारंभ में व्यवस्थापिका एक सदनात्मक हुआ करती थी, धीरे धीरे विकास हुआ और उसके बाद प्रत्येक देश की, लगभग सभी देशों की व्यवस्थापिकाएं ज्यादातर द्विसदनात्मक हो गई है। प्रारंभ में एक सदन ही धीरे धीरे द्विसदनात्मक में परिवर्तित हुआ, परंतु चीनी गणराज्य एक ऐसा राज्य है जहां आज भी एक सदनात्मक ही व्यवस्थापिका है और जिसका नाम है राष्ट्रीय जनगण कांग्रेस। कहने का तात्पर्य यह है कि जब धीरे धीरे विकास होता है तो व्यवस्थापिका के दो संगठनों की आवश्यकता महसूस की जाने लगती है, जिसमें एक सदन उच्च सदन के नाम से जाना जाता है और दूसरा सदन निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। भिन्न भिन्न देशों के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जो ये सदन हैं, इनका नाम भिन्न भिन्न प्रकार से रखा गया है। जैसे भारत के अंदर संसद जो व्यवस्थापिका है केंद्रीय, उस केंद्रीय व्यवस्थापिका में उच्च सदन और निम्न सदन है। उच्च सदन राज्यसभा है और निम्न सदन लोकसभा है। इसी प्रकार अमेरिका के अंतर्गत उच्च सदन और निम्न सदन की व्यवस्थाएं रखी गई है। उच्च सदन सीनेट है और निम्न सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। इसी प्रकार से ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी दो सदन हैं। एक हाउस ऑफ लॉर्ड्स है जो कि उच्च सदन से नाम से जाना जाता है और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड की संघीय सभा के अंतर्गत भी दो सदन हैं, एक नेशनल काउंसिल एवं काउंसिल ऑफ स्टेट। इसी प्रकार से फ्रांस की संसद के अंदर भी दो सदन हैं, द काउंसिल ऑफ रिपब्लिक एवं नेशनल असेंबली। प्रथम या निम्न सदन सामान्यतः जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, जबकि द्वितीय या उच्च सदन के गठन की विधियां अलग अलग प्रकार से होती है। मित्रों, विद्यार्थियों, जब एक बार द्विसदनात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आ गई तो वह वर्गीय पृथक्करण स्थायी नहीं रहा। छोटे छोटे देशों को छोड़कर लगभग अब सभी 10 देशों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रचलन हो गया है और संघीय प्रणाली में, संघात्मक प्रणाली में उच्च सदन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और संघीय विधायिका का द्विसदनात्मक भी होना अब अपरिहार्य हो गया है, आवश्यक हो गया है। मित्रों, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए अगली वीडियो में हम इस टॉपिक पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे।
आपकी सिलेबस को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।